Hello student, welcome back to your computer class. Student, today we will start our new chapter cyber ethics in which we will discuss many ethical issues over the internet. So let's start with our new topic cyber ethic. Student, cyber ethic is a conduct of acceptable uses of online resources by the user. स्टूडेंट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि साइबर एथिक्स होता क्या है। स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग सभी इंटरनेट को डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज़ करते हैं। हम इंटरनेट की सर्विसेज को यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं जो ऑनलाइन रिसोर्सेज होती हैं, जो नेटवर्क पर या इंटरनेट पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं, उनको बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करते हैं। तो क्या ये यूज़र्स एक प्रॉपर मैनर्स में इनका यूज़ करते हैं, जिससे वो किसी को ना तो हर्ट करे और ना ही कोई मिसकंडक्ट करे। तो इस तरह की जो स्टडी होती है उसको हम स्टडी करते हैं साइबर एथिक्स के अंदर। स्टूडेंट, साइबर एथिक्स एक अप्लाइड एथिक्स की ब्रांच होती है, जिसमें बेसिकली हम कंप्यूटर, इंटरनेट या किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया का यूज़ करके हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो क्या वो एक्टिविटी मॉरल हैं, क्या वो लीगल हैं, या उन एक्टिविटीज़ का सोसाइटी के ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट होगा या नहीं। इन सब चीज़ों को हम साइबर एथिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। साइबर एथिक्स इसके साथ साथ डील करता है प्रॉपर यूज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट, जो कि हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। जब हम इस तरह की जो टेलीकम्युनिकेशन या इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, इससे हम किसी के राइट्स का वॉल्यूशन तो नहीं कर रहे हैं, या इससे कोई हर्ष तो नहीं हो रहा है। इस तरह की जो भी एक्टिविटी होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं साइबर एथिक्स के अंदर। Now next is cyber ethics for e-commerce. Student, e-commerce refer to the buying and selling of goods and services over electronic networks like internet, and making payment or transferring funds over electronic networks. While buying or selling goods or services over internet, we must stick to ethical conduct to ensure that no one is cheated or fooled in any form. स्टूडेंट, इन आवर प्रीवियस चैप्टर जिसमें हमने इंटरनेट सर्विसेज पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने ई कॉमर्स पढ़ा था। ई कॉमर्स का मतलब होता है जब हम कोई भी इंटरनेट के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन मतलब हम कोई भी सामान परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, जिसमें हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी यूज़र्स होते हैं उनको एक एथिकल कंडक्ट को फॉलो करना होता है, और उसमें ये इंश्योर करना होता है कि जब भी हम इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें हम किसी को ना तो चीट कर रहे हैं और ना ही हम उसको फूल कर रहे हैं। देर आर सम एथिक्स रिलेटेड टू द ई कॉमर्स। जब भी हम ई कमर्शियल सर्विस यूज़ करते हैं या हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हम बहुत सारे ऐसे एथिक्स इश्यूज़ जो है हम फेस करते हैं, जैसे कि प्राइवेसी, फ्रॉड एंड सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। Next is privacy. Privacy is the protection of personal information given online. In e-commerce especially, it is related to a company's policy on the use of user data. स्टूडेंट, प्राइवेसी क्या होती है? प्राइवेसी जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जब भी हम कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या हम जो कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करते हैं जिसमें हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको जो प्रोटेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्राइवेसी। अब प्राइवेसी को हम ऑनलाइन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पर हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं। तो इम्प्रूव करने के लिए ऑनलाइन प्राइवेसी को तो हमें कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले तो जो भी हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स होते हैं उन पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम अप्लाई करें। नेक्स्ट, उसके अलावा हम कर सकते हैं, जब भी हम कोई इस तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए हमें सिक्योर ब्राउज़र और सर्च इंजन रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा हम जो भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत ज़्यादा पोस्ट ना करें, या हम चेक करें कि जिस भी साइट पर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सेफ़ और सिक्योर है या नहीं, उसी के बाद हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस पर प्रोवाइड करें। नेक्स्ट इज़, जब भी हम कोई लिंक पर क्लिक करते हैं तो उस लिंक को क्लिक करने से पहले हम ये इंश्योर कर लें कि ये जो लिंक है वो सही है या फिर कोई फेक लिंक है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉड।
Fraud committed using the internet is called online fraud. It may occur in many forms such as स्टूडेंट फ्रॉड्स जो होते हैं जब भी हम किसी को ऑनलाइन चीट करते हैं या जब हम कोई ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर हम अपने कुछ भी हम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या हम किसी दूसरे पर्सन की इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी कहलाती हैं ऑनलाइन फ्रॉड. फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉन डिलीवर्ड गुड्स. जब भी हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और हमने कोई भी सामान परचेज किया और वो हमारे पास अगर डिलीवर्ड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या किसके अंदर आएगा? ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर. नॉन एक्सिस्टेंट कंपनीज़. बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो फेक कंपनीज़ की होती हैं और जिसमें यूज़र क्या होता है? मिसगाइड होता है. तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो भी हमारी किसके अंदर आती हैं? ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर. नेक्स्ट इज़ स्टेलिंग इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशंस का को अगर हम चुरा लेते हैं, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन या जो उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह होती है, तो वो हमारी किसके अंदर आती है? फ्रॉड के अंदर. या फ्रॉडली पेमेंट. और जब हम किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन या बैंक अकाउंट डिटेल लेकर उसको हम मिसयूज़ करते हैं, हम उसका फ्रॉडली पेमेंट करते हैं, तो ये भी हमारी क्या कहलाती है? ऑनलाइन फ्रॉड्स. Next is credit card fraud. The credit card detail of user are stolen from his or her online activity and then some payment frauds are carried out with his stolen information. जब भी हम किसी की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को जब वो उसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से हम उसको क्या कर लेते हैं? चुरा लेते हैं और उन जो उसकी जो बैंक डिटेल्स होती हैं या जो उसकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स होती है उनको लेने के बाद हम उसका मिसयूज़ करते हैं या उसका जो हम हैं फ्रॉडली पेमेंट करते हैं, तो ये सब हमारी कहलाती हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. नेक्स्ट इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट. By stealing someone else's online identity such as his or her social media handle and email ID. And fraudulent posts are posted for some other dangerous activity. किसी भी पर्सन की जो उसकी ऑनलाइन आइडेंटिटी होती है, जैसे उसका सोशल मीडिया अकाउंट या ईमेल आईडी, तो इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो हैक कर लेना और उसके थ्रू उसको उस पर कुछ भी गलत चीज़ें पोस्ट करना या इस तरह की एक्टिविटी जो होती हैं किसी की भी पर्सनल या किसी की भी ऑनलाइन जो आइडेंटिटी होती है उसको चुराकर उसका मिसयूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट. नाउ नेक्स्ट इज सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन. Secure data transmissions means applying enough technical safeguards so that data travels safely to the target. स्टूडेंट, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशंस का मतलब होता है जब भी हम कोई अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं किसी भी ऑनलाइन एक्टिविटी के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेक्निकल सेफगार्ड होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं यूज़र को जो उनकी इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, वो सेफली ट्रैवल कर रहा है टू इट्स टारगेट और नोट. To ensure secure data transmission, usually following techniques are applied. सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, SSL मीन्स सिक्योर सॉकेट लेयर फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन. सिक्योर सॉकेट लेयर्स हमारी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक्स होती हैं जो हमें डेटा को सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़फुल होती है. बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो SSL सर्टिफाइड्स होती हैं जो ये इंश्योर करती हैं यूज़र को जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र उस वेबसाइट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करेगा या शेयर करेगा, तो वो जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो एक सिक्योर फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएगी. अब जो वेबसाइट्स हैं वो SSL सर्टिफाइड है या नहीं, वो हम कैसे पता लगाएंगे? जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं किसी वेबसाइट्स के थ्रू या हम नॉर्मल वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, तो बिफोर ट्रांजैक्शन हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए जो उस वेबसाइट का वेब एड्रेस है, अगर उसका स्टार्टिंग वर्ड HTTPS है, इसका मतलब वो जो वेबसाइट है वो सिक्योर है, वो SSL सर्टिफाइड है, जहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. उसके अलावा आता है डेटा एन्क्रिप्शन. डेटा एन्क्रिप्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ टेक्निक होती है जिसमें डेटा को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, मींस एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो रीडेबल नहीं होता. तो जब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं तो उससे पहले हम डेटा एन्क्रिप्शन करते हैं, उसको एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि डेटा ट्रैवलिंग के बीच में कोई भी हैकर्स इस डेटा को एक्सेस ना कर पाए.
नेक्स्ट आता है यूज सेफ प्रोटोकॉल्स। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स होती हैं जो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होती हैं और वो इंश्योर करती हैं यूज़र को फॉर द सेफ एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। नेक्स्ट आता है सम अदर एथिकल इश्यूज। Student, there are many ethical issues are involved with the use and availability of information over the internet। बहुत सारे ऐसे ethical issues होते हैं जो इंटरनेट पर यूज़ और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, प्लेगरिज्म, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट, जिनको हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर टू द ओरिजिनल वर्क सच एज आइडिया, डिज़ाइन, इन्वेंशन etc created for the first time by an intellectual or company। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टूडेंट हमारे कुछ माइंड की क्रिएशन होती है, हमारे आइडियाज़ होते हैं, हमारे डिज़ाइंस, हमारे इन्वेंशंस होते हैं जो हम फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं या किसी इंटेलेक्चुअल यूज़र के थ्रू, या कोई कंपनी कुछ नया इन्वेंशन करती है तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि अगर हम कोई सॉन्ग लिख रहे हैं या हम कोई बुक लिख रहे हैं तो वो सब, या हम कोई पिक्चर बना रहे हैं, कोई आर्ट वर्क कर रहे हैं, तो इस तरह का जो वर्क होता है, जो हमारे माइंड की क्रिएशन होती है, जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट are the right of the owner of information to decide how much information is to be exchanged, share और distributed। intellectual property rights हमारे वो rights होते हैं जो ओनर होता है intellectual property का, वो डिसाइड करता है कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी को या अपनी उस इंफॉर्मेशन को कितना एक्सचेंज करना चाहता है, शेयर करना चाहता है और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है। एंड इट गिव द ओनर अ राइट टू डिसाइड द प्राइस फॉर डूइंग सो। उसके अलावा वो जो राइट्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो यूज़र को वो राइट प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो डिसाइड करता है कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है या जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए वो क्या प्राइस डिसाइड करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपीराइट मटेरियल एंड ट्रेडमार्क। कॉपीराइट मटेरियल जहाँ पर हमें जो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पर एक कॉपीराइट होता है, जिससे कि जो दूसरे यूज़र्स होते हैं वो हमारे इंटेलेक्चुअल वर्क को अपने नेम से पब्लिश ना कर पाएँ, उसको कमर्शियली यूज़ ना कर पाएँ। इसके अलावा होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में स्टूडेंट कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ नेम्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, कंपनी नेम्स होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं और उनको कोई भी अदर यूज़र यूज़ नहीं कर सकता फॉर द कमर्शियल पर्पस। नेक्स्ट अदर एथिकल इश्यूज में आता है हमारा प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म जो वर्ड है दैट इज़ अ लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है किडनैपिंग। Plagiarism is a stealing someone else's intellectual work. It can be an idea, literary work, and academic work, etc. And representing it as your own work without giving credit to the creator or without citing the source of information. प्लेगरिज्म का मतलब होता है जब हम किसी के इंटेलेक्चुअल वर्क को, इंटेलेक्चुअल वर्क जैसे कि अभी हमने बात करी, कोई भी उसका आइडिया या एकेडमिक वर्क होता है, इन्वेंशन होती है, तो किसी भी पर्सन के जो इंटेलेक्चुअल वर्क को जब हम चुरा कर अपने नाम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है ऑनलाइन उसको हम बोलते हैं प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म के अंदर हम किसी के भी इंटेलेक्चुअल वर्क को उसको बिना क्रेडिट दिए, उसका बिना एक्नॉलेज किए या उसके बिना इंफॉर्मेशन के हम अपने नाम से पब्लिश करें, या हम जब भी हम कोई अपना वर्क, कोई हम अपना नया वर्क हम डालना चाहते हैं या पब्लिश करना चाहते हैं इंटरनेट पर, और उसमें हम किसी और जो पर्सन होते हैं उनके वर्क को, या हम कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं जो कि हमारी ओरिजिनल हमारी नहीं है, हम किसी और की इन्फॉर्मेशन को हम अपने वर्क में डाल रहे हैं, बट उसका हम सोर्स या जो साइट सोर्स होता है उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? प्लेगरिज्म कहलाएगी। प्लेगरिज्म हमारे डिफरेंट टाइप की होती है। एक फॉर एग्जांपल कंप्लीट प्लेगरिज्म, पार्शियल और सेल्फ। कंप्लीट प्लेगरिज्म में क्या होता है कि हम कोई भी वर्क अपने नाम से पब्लिश
कर रहे हैं और जो उसकी सोर्स है वो डिफरेंट जगह से है, यानी कि हम किसी दूसरे के वर्क को अपने नाम से पब्लिश कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा कंप्लीट प्लेगरिज्म। पार्शियल प्लेगरिज्म में क्या होता है, हम किसी और के वर्क के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने नाम से हम पब्लिश कर रहे हैं, और जहाँ पर हम जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, या हम उसके जो क्रिएटर हैं उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ प्लेगरिज्म इज कॉल्ड पार्शियल प्लेगरिज्म। नेक्स्ट आता है सेल्फ प्लेगरिज्म। सेल्फ प्लेगरिज्म में क्या है कि हमारा वर्क ही हम नंबर ऑफ टाइम्स उसको अपने ही नाम से बार बार पब्लिश कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है। उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने सेम जो हमने पहले कुछ चीज़ें हमने इन्वेंट की थी या पब्लिश की थी, डिज़ाइन बनाया था, उसको दोबारा से हम बिना चेंज के दोबारा से पब्लिश कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ प्लेगरिज्म। नेक्स्ट आता है डिजिटल प्रॉपर्टी। Digital property refer to any information about you or created by you that exist in digital form either online or an electronic स्टोरेज डिवाइस। डिजिटल प्रॉपर्टी की जो होती है स्टूडेंट, वो हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमने क्रिएट करी है और उसको हम किसी भी डिजिटल मीडिया के ऊपर हम रखते हैं, तो वो हमारी कहलाती है डिजिटल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन personal accounts such as email, social media, photo and video sharing account, websites and blog। डिजिटल प्रॉपर्टी का जो एग्जांपल्स होते हैं, जैसे अगर हम हमारी जो ईमेल आईडी है दैट इज़ आवर डिजिटल प्रॉपर्टी, या जो सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, या हमारे फ़ोटो वीडियो शेयरिंग करने के जो अकाउंट्स होते हैं, या हमारी खुद की जो वेबसाइट है या ब्लॉग अकाउंट्स हैं, तो ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स में। यानी कि ये हमारी क्या है, वो प्रॉपर्टी हैं जो डिजिटली अवेलेबल हैं ओवर द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस और इंटरनेट। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड कॉपीराइट मटेरियल, ट्रेडमार्क एंड एनी सॉफ्टवेयर और कोड। इसके साथ साथ डिजिटल प्रॉपर्टी में हमारे कॉपीराइट मटेरियल्स भी हो सकते हैं, ट्रेडमार्क्स भी हो सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर या हमारे कुछ ऐसे कोड्स जो कि हमारे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर अवेलेबल हैं, तो उनको हम बोलेंगे डिजिटल प्रॉपर्टी। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट रेफर द ग्रांट एक्सेस एंड कंट्रोल ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे यूज़र्स के वो राइट्स होते हैं जो उनकी डिजिटल प्रॉपर्टी को एक्सेस और कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। यानी कि जो हमारी डिजिटल प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस और कंट्रोल करने का जो राइट है, दैट राइट इज कॉल्ड डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। लास्ट इज डिजिटल डिवाइड। Digital divide is an uneven distribution in the access to and use of information and communication technology among the various group। Digital divide क्या होता है, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इन वेरियस ग्रुप। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो मेन एग्जांपल है दैट इज़ इंटरनेट। या हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल डिवाइड है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी अमंग द वेरियस ग्रुप। यानी कि कहीं पर कुछ एरियाज़ में इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, कुछ एरियाज़ में इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो इस तरह का जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटरनेट का, इसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। दिस टेक्नोलॉजी में इंक्लूड टेलीफोन, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। यानी कि इस जो डिजिटल डिवाइड के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूड होती हैं, यानी कि टेलीफोन लाइंस, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। ये सारी जो टेक्नोलॉजी हैं ये हमारी डिजिटल डिवाइड के अंदर आती हैं। कुछ मेजर फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिजिटल डिवाइड के, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेन चैलेंजेस होते हैं जो डिजिटल डिवाइड को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है जिसकी वजह से बहुत सारे एरियाज़ के अंदर प्रॉपर टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वो भी एक फैक्टर है डिजिटल डिवाइड का। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ स्किल्स। बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा रूरल एरियाज़ में जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो उन टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पाते। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ डिजिटल डिवाइड। लैक ऑफ एजुकेशन।
प्रॉपर एजुकेशन ना होने की वजह से भी क्या होता है, जो हमारी जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है या जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो आईसीटी है, उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। और ये भी हमारा एक मेन जो फैक्टर है डिजिटल डिवाइड का। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होना कि इंटरनेट पर क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है, तो इस तरह की प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से भी डिजिटल डिवाइड जो डिवाइड होता है वो अकर होता है। लो परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, कुछ जगहों पर क्या होता है, कंप्यूटर्स की जो परफॉर्मेंस होती है या जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से हम प्रॉपर और इफ़िशिएंटली यूज़ ऑफ इंटरनेट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है, और जिस गैप को हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड।